हेलो दोस्तों, मेरा नाम एक बार फिर से इन एक्शन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल किया था। इस वाले वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे और वही प्रश्न हल करेंगे जो यूपी बोर्ड के सिलेबस में हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, आत्मसात्मीकरण क्या है? यह 2021 में आया हुआ सवाल है और इसमें इसकी डेफिनेशन देखिए, लिखा आत्मसात्मीकरण सांस्कृतिक एकीकरण और समजातीयता की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए शामिल हुए या अधीनस्थ समूह अपनी विशिष्ट संस्कृति को खो देते हैं तथा प्रभुत्वशाली बहुसंख्यकों की संस्कृति को अपना लेते हैं। आत्मसात्मीकरण बलपूर्वक भी कराया जा सकता है, यह ऐच्छिक भी हो सकता है। सामान्यतः यह अधूरा होता है जहां अधीनस्थ या शामिल होने वाले समूहों को समान शर्तों पर पूर्ण सदस्यता प्रदान की जाती है। जैसे हम उदाहरण के लिए देखें तो यहाँ पर लिखा है, बहुसंख्यकों द्वारा एक प्रवासी समुदाय के साथ भेदभाव करना और परस्पर एक साथ रखना, विवाह की अनुमति नहीं देना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा हुआ है, नागरिक समाज क्या है? समाज का वह क्षेत्र जो परिवार से परे हो पर राज्य या बाजार का हिस्सा ना हो, उन स्वैच्छिक संस्थाओं एवं संगठनों का क्षेत्र जो सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक अथवा अन्य गैर व्यवसायिक और गैर राजकीय सामूहिक कार्यों के लिए बनाई गई हो, नागरिक समाज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उपनिवेशवाद से क्या आशय है? एक ऐसी विचारधारा जिसके द्वारा एक देश दूसरे देश को जीतने और उसे अपने उपनिवेश बनाने का प्रयत्न करता है, यानी कि एक देश जीत लेता है दूसरे देश को और उसी पर अपना व्यापार करने लगता है। ऐसा उपनिवेशकर्ता देश का एक अधीनस्थ हिस्सा बन जाता है और फिर उपनिवेशकर्ता देश लाभ के लिए उस उपनिवेश की तरह से शोषण किया जाता है, यानी कि उन देशों का फिर वो लाभ के लिए शोषण करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद से संबंधित है, पर उपनिवेशवाद के अंतर्गत उपनिवेशकर्ता देश उपनिवेश में बसने और उस पर शासन बनाए रखने में अधिक रुचि रखता है, जबकि साम्राज्यवादी देश उपनिवेश को लूट कर उसे छोड़ देता है अथवा दूर से ही रहकर उस पर शासन करता है, जैसे अमेरिका ने अभी तक किया था इराक पर। वर्ग से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वर्ग से आप क्या समझते हैं? या सवाल में भी आ सकता है कि सामाजिक वर्ग क्या है? सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसके सदस्यों की आर्थिक स्थिति एक जैसे होती है। उदाहरण के लिए पूंजीपति वर्ग के सदस्यों की आर्थिक स्थिति तथा उन्हें मिलने वाले जीवन अवसर लगभग एक जैसे होते हैं। मार्क्स के अनुसार मनुष्य स्वाभाविक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, परंतु आधारभूत रूप में वह वर्ग प्राणी है, यानी कि समूह में रहने वाला प्राणी है। अर्थात सब व्यक्ति समाज में उच्च और निम्न होते हैं। ये भी सही बात है, समाज में निम्न और उच्च कैटेगरी के होते ही हैं व्यक्ति। इसको निश्चित करने के लिए विभिन्न समाजों में इनकी विभिन्न स्थिति होती है। वर्गीय अंतर प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में सदैव विद्यमान रहे और आज भी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, लिखा हुआ है, ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि ग्रामीण समाज जो है वो नगर के समाज से किस तरह से भिन्न है। तो देखिए, गांव में जनसंख्या का आकार कम होता है, नगरों में घनी आबादी होती है। ऐसा इसलिए होता है, गांव में जनसंख्या का आकार कम इसलिए होता है क्योंकि वहाँ खेती ही एकमात्र व्यवसाय होता है, जबकि नगर में घनी आबादी होती है। इसका कारण ये है क्योंकि व्यापार, उद्योग धंधे, शिक्षा, रोजगार आदि की अधिक सुविधाएं होती हैं और जनघनत्व भी अधिक हो जाता है। गाँव में सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में एकरूपता पाई जाती है। नगरों की जनसंख्या में विभिन्नता होती है क्योंकि यहाँ विभिन्न देश, प्रांत, धर्म और जाति के या प्रजाति के लोग बस जाते हैं। गांव में परिवार के सदस्यों में बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। पारिवारिक विषयों में उनके विचार और आदर्शों में एकरूपता होती है।
नगरों में पारिवारिक घनिष्ठता कम पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गांव में विवाह में धार्मिक संस्कारों एवं सामाजिक आधारों का महत्व होता है। नगरों में विवाह का धार्मिक आधार दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा है, साथ ही विवाह की आयु भी बढ़ती जा रही है। गांव की स्त्रियां शिक्षा, रूढ़िवादिता, कुसंस्कारों से घिरी होती हैं। नगरों में स्त्रियों की स्थिति गांव की तुलना में उच्च होती है, यानी कि उनका रहन सहन जो होता है वो अलग होता है। बच्चों, अब हम देखते हैं मुख्य इम्पोर्टेंट जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उन्हें हल करते हैं। भारतीय समाज का संक्षेप में परिचय प्रस्तुत कीजिए, अथवा भारतीय समाज और संरचना हमें एक सामाजिक मानचित्र प्रदान करती है, इसकी व्याख्या करना है। यह भी 2024 में आपके सवाल आ चुका है। देखिए, औपनिवेशिक दौर में एक ही विशिष्ट भारतीय चेतना ने जन्म लिया। औपनिवेशिक शासन ने पहली बार भारत को एकीकृत किया एवं पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण की शक्तिशाली प्रक्रियाओं से भारत का परिचय कराया। एक तरह से जो परिवर्तन लाए गए उन्हें पलटा नहीं जा सकता था, क्योंकि समाज वैसा कभी नहीं हो सकता जैसा पहले था। सही बात है, समाज तो परिवर्तित होता रहता है। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत को आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण की उपलब्धि की भारी कीमत चुकानी पड़ी। औपनिवेशिक शोषण एवं प्रभुत्व द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के घावों के निशान भारतीय समाज पर आज भी मौजूद हैं। लेकिन उस युग का एक विरोधाभासी सच यह भी है कि उपनिवेशवाद ने ही अपने शत्रु राष्ट्रवाद को जन्म दिया है। अब इसका देखिए हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी है। ऐतिहासिक रूप में भारतीय राष्ट्रवाद ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंतर्गत आकार लिया, यानी कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद से इसका जन्म हुआ। औपनिवेशिक प्रभुत्व के सम्मिलित अनुभवों ने समुदाय के विभिन्न भागों को एकीकृत करने एवं शक्तिशाली बनाने में सहायता की। पाश्चात्य शैली की शिक्षा के माध्यम से उभरते मध्य वर्ग ने उपनिवेशवाद को उसकी अपनी मान्यताओं के आधार पर ही चुनौती दी। यह हमारे इतिहास की विडंबना है कि उपनिवेशवाद एवं पाश्चात्य शिक्षा ने ही परंपरा की पुनः खोज को प्रोत्साहन प्रदान किया। इसके प्रभाव स्वरूप अनेक तरह की सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियां विकसित हुई, जिससे राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तरों पर समुदाय के नवोदित रूप सुदृढ़ हो गए, यानी कि नए नए क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर समुदायों का बनना शुरू हो गया। उपनिवेशवाद ने नए वर्गों एवं समुदायों को जन्म दिया, जिन्होंने बाद के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नगरीय मध्य वर्ग राष्ट्रवाद के प्रमुख वाहक थे। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के अभियान की अगुवाई की। औपनिवेशिक हस्तक्षेपों ने भी धार्मिक एवं जाति आधारित समुदायों को निश्चित रूप दिया। इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए, अब समाजशास्त्र का कुछ संबंध अन्य विषयों से भी होता है। जैसे समाज शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा कोई समाज के बारे में कुछ भी जान सकता है, यानी जानता है। अन्य विषयों की शिक्षा हमें घर, विद्यालय या अन्य स्थानों पर निर्देशों के द्वारा प्राप्त होती है, किंतु समाज के बारे में हमारा अधिकतर ज्ञान बिना किसी सुस्पष्ट शिक्षा के अर्जित होता है। समय के साथ बढ़ने वाला यह एक अभिन्न अंग की तरह है, जो अभी स्वाभाविक तथा स्वतः स्फूर्त तरीके से प्राप्त होता है। अब समाजशास्त्रियों ने भी कुछ अलग अलग अपने आचार विचार इस पर दिए हैं। देखिए, समाज शास्त्रियों तथा सामाजिक मानविज्ञानियों ने शब्द फंक्शन कार्य को जीव विज्ञान से लिया है, जो इसका प्रयोग कुछ निश्चित जैविक प्रक्रियाओं के लिए शारीरिक रचना के रखरखाव हेतु किया जाता था। किसी भी समाज की निरंतरता तथा अस्तित्व को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कार्य आवश्यक हैं, जैसे समाज में सदस्यों की नियुक्ति, समाज में विशेषज्ञता, समाज में सेवाओं का उत्पादन तथा वितरण और समाज में आदेशों का पालन। एक सामाजिक संरचना में निम्न शामिल होते हैं, यानी कि ये शर्तें होती हैं। जैसे कैसे, पहला नंबर दिया, महिला तथा पुरुष, वयस्क तथा बच्चे, विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक और धार्मिक समूह होने चाहिए। माता पिता, बच्चों तथा भिन्न समूहों के बीच अंतर संबंध होने चाहिए। और अंत में कहा जा सकता है कि समाज के सभी अंग मिलते हैं तथा व्यवस्था अंतर संबंधित तथा पूरक अवधारणा बन जाती है। बच्चों,
यह क्वेश्चन 24 में आया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, औपनिवेशिक शासन ने भारतीय चेतना को किस प्रकार जन्म दिया है, अथवा उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभावों की व्याख्या भी करना है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि उपनिवेशवाद है क्या। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित करना और यह मान्यता रखना कि यह एक अच्छा काम है, उपनिवेशवाद कहलाता है। जनरली उपनिवेशवाद है क्या, कोई एक देश किसी दूसरे देश की सत्ता को हासिल कर ले और उस पर शासन करना शुरू कर दे। इतिहास में प्रायः 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक उपनिवेशवाद का काल माना जाता है। इस काल में यूरोप के लोगों ने विश्व के विभिन्न भागों में उपनिवेश बनाए। औपनिवेशिक शासन में भारतीय चेतना का उदय, अब ये हेडिंग भी जान लेते हैं। उपनिवेशिक शासन में भारतीय चेतना को निम्न प्रकार से जन्म दिया। पहला नंबर देखिए, औपनिवेशिक शासन ने पहली बार राजनीति तथा प्रशासनिक रूप से भी सभी भारतीयों को एक किया है, यानी कि ये हमें फायदा हुआ है। औपनिवेशिक शासन ने पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन व आधुनिकीकरण को ताकतवर प्रक्रियाओं से भारत का परिचय कराया, यानी कि आधुनिकीकरण क्या है, इन सब चीज़ों से भी जानकारी हमें प्राप्त हुई। यद्यपि इस प्रकार की भारत की आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण की उपलब्धि भारी कीमत चुका कर प्राप्त हुई थी। औपनिवेशिक शासन के शोषण तथा प्रभुत्व ने भारतीय समाज को कई प्रकार से भयभीत किया। औपनिवेशिक काल ने अपने शत्रु राष्ट्रवाद को भी जन्म दिया है। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद की अवधारणा का सूत्रपात ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में ही हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 नंबर देखिए, तेजी से बढ़ते शोषण तथा औपनिवेशिक प्रभुत्व के साझों अनुभवों ने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में एकता तथा बल प्रदान किया। इसने वर्गों तथा समुदायों का भी गठन किया। शहरी मध्यम वर्ग राष्ट्रवाद का प्रमुख वाहक था। अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए औपनिवेशिक शासन द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। पहला नंबर देखिए, उत्पादन में नई यांत्रिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। व्यापार में नई बाजार व्यवस्था का आरंभ किया गया। परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास किया गया। अखिल भारतीय स्तर पर लोक सेवा आधारित नौकरशाही का गठन किया गया। लिखित तथा औपचारिक कानून का भी गठन किया गया। प्रश्न संख्या 3 देखिए, प्रश्न संख्या 3 कहता है, समाज शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध बताइए। तो अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, यानी कि समाज शास्त्र का सामाजिक विज्ञान के साथ क्या संबंध है, उसको देखते हैं। समाज शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंध देखिए। पहला नंबर, समाज शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें कोई भी शून्य से प्रारंभ नहीं होता, क्योंकि हर किसी को समाज के बारे में जानकारी होती है, कुछ न कुछ तो होती है, सिंपल सी बात है। जबकि अन्य विषय विद्यालयों, घरों तथा अन्य जगहों पर पढ़ाए जाते हैं। चूंकि जीवन के बढ़ते हुए क्रम में यह एक अभिन्न हिस्सा होता है, इसलिए समाज के बारे में किसी को जानकारी स्वतः स्फूर्त तथा स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है। दूसरे विषयों के संबंध में छात्रों से इस प्रकार के पूर्व ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती है। सही बात है, मैथ अगर जानना है आपको तो मैथ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पहले से होनी चाहिए, तभी तो हम अगले कक्षा की मैथ जान सकते हैं। हम उस समाज के विषय में बहुत कुछ जानते हैं जिससे हम रहते हैं, यानी कि जिसमें हम रहते हैं उस समाज के बारे में हम बहुत कुछ जानते होते हैं। अंतः क्रिया करते हैं, सिंपल सी बात है। जहां तक दूसरे विषयों का संबंध है, इसमें छात्रों की पूर्व जानकारी नगण्य होती है। यद्यपि इस प्रकार की पूर्व जानकारी अथवा समाज के साथ प्रगाढ़ता का समाज शास्त्र में लाभ तथा हानि दोनों ही होता है। पूर्ण जानकारी के अभाव में दूसरे विषयों के संबंध में लाभ अथवा हानि का प्रश्न ही नहीं उठता है। सिंपल सी बात है। बच्चों, अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। समाज शास्त्र का चैप्टर नंबर 2 जो है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना है, इकाई 2 से। इसके हम सभी MCQ क्वेश्चन करेंगे, फिर अति लघु, लघु और दीर्घ करेंगे, और हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड के एग्जाम से संबंधित है और इम्पोर्टेंट सवाल हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। जय हिंद।